ठीक है, ओके। एक क्या भाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग CSIR UGC नेट JRF केमिकल साइंस। इसको भी पास करने का फायदा क्या है भाई। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एग्जाम है नेट JRF का, इसके प्राइमरली 3 बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट क्या है इसका, टीचिंग में। दूसरा बताओ इसका बेनिफिट तो क्या है, रिसर्च में। और तीसरा बताओ कहाँ पर इसका, इंडस्ट्रीज में। टीचिंग का मैंने आपको बता दिया। एक बेनिफिट ये है, अगर आप मान लिया आपने MSc केमिस्ट्री कर ली और प्लस में आपने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो आप सीधे पूरी की पूरी BSc और पूरी की पूरी MSc, मतलब आप कॉलेज कैडर पे भी और यूनिवर्सिटी कैडर पे भी पूरे इंडिया में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बिना इसके, कई कहते हैं कि हम सिर्फ PhD कर लें MSc के बाद तो भी तो क्या होगा, हम एलिजिबल हो जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, BSc और MSc वालों को। भाई ध्यान रखो, वो सिर्फ और सिर्फ जिनकी PhD 2009 से पहले की है उनके लिए है। और डेफिनेटली भाई आप चाहे कुछ कर लो, आप 2000 टाइम ट्रैवल करके पुराने समय में जाके 2009 से पहले PhD नहीं कर सकते ना, तो आपकी PhD 2009 के बाद ही होनी है। अगर किसी की PhD 2009 से पहले की है तो उसको क्या होती है, नेट की एग्जेम्पशन होती है कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी PhD 2009 के बाद की है, जो कि होगी ही, तो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है नेट JRF। नेट क्वालिफाई करना क्या आपको भाई ज़रूरी है, अदरवाइज आप किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। उनका स्क्रीनिंग है और आमतौर पे यूनिवर्सिटीज स्क्रीनिंग भी लेती। सीधे क्या होता है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर रखा है तो सीधे क्या होता है आपका इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी बोलेगी भाई हमारे पास 4 सीटें हैं, ठीक है, मिनिमम कंडीशन ये है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, PhD हो, अच्छी बात है, अप्लाई कर दो। तो उनके पास जो फॉर्म आएंगे फिर उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनके एकेडमिक के आधार पे। भाई थोड़े बच्चे आए तो सबका इंटरव्यू ले लेंगे, अगर ज़्यादा क्या आते हैं, फॉर्म आते हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, या तो किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, या फिर उनकी जो एकेडमिक होती है ना भाई BSc MSc की, उसके आधार पे। लेकिन आमतौर पे एकेडमिक के आधार पे स्क्रीन नहीं करते, वो स्क्रीनिंग करेंगे एक स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा ना, उसमें भी क्वेश्चन कौन से आएंगे, जो सिलेबस का होता है नेट JRF का, सेम क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछ लेंगे, उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। बात आपको पहले पड़ी, तो आपने कुछ नहीं करना होता। अगर आपने जब नेट JRF के लिए पढ़ा था और आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो या तो आपका सीधे इंटरव्यू होएगा, या उन्होंने अगर क्या रख रखा है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसमें वही क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपने नेट के लिए पढ़ा था। तो आपने नेट का सिलेबस जस्ट क्या करना है, रिवाइज करना है, और कुछ नहीं करना। बात आपको पहले पड़ेगी। तो टीचिंग के लिए नेट क्या है, तो आपने देखा भाई, तो एक तो इसका बेनिफिट क्या है, BS कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैडर पढ़ाने के लिए नेट JRF क्या है, मस्ट, MSc के साथ, ठीक है। और इसका एक फायदा और भी मैं आपको बताऊं, बाकी जो एग्जाम नहीं टीचिंग के लिए, उनके मुकाबले नेट का एक एडवांटेज है आपको, कि वो क्या, वो ये है, अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहो, आप लगना चाहो TGT, पता होगा ना आपको भाई TGT क्या होते हैं। अब तो 8वीं तक मानते हैं, वो होते पहले बोलते थे 6ठी से लेके 10वीं तक, अब 6ठी से लेके 8वीं तक कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने TGT पढ़ाना है तो देखो वहां पर एक दिक्कत है, बताओ क्या, आपने क्या कर रखी है, मान लिया मिनिमम क्या होना चाहिए आपके पास, BSc क्या होना चाहिए भाई, BSc BA BCom आपके होनी चाहिए ना, यानी क्या हो, ग्रेजुएशन। और साथ में क्या होनी चाहिए आपके पास, B.Ed। नहीं, पहले बात करता हूँ PGT की। अगर आपने 11वीं 12वीं का लेक्चर लगना है, 11th 12th का, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, MSc प्लस B.Ed, क्या होनी चाहिए, MSc प्लस B.Ed। तो 17 साल तो आपने कहाँ लगा दिए, MSc में। 2 साल की आपने क्या की है, B.Ed, यानी आपकी पढ़ाई क्या होगी, 19 साल की। और आप पढ़ाने के एलिजिबल सिर्फ कहाँ तक हो, 12वीं क्लास तक, इजंट इट। तो अगर मैं B.Ed के साल काउंट ना भी करूं, तो आप ये बताओ कितना ही है भाई। MSc यानी आपने पढ़ रखा है, 17 क्लास आपने पढ़ रखी है, और आप पढ़ा रहे 12वीं क्लास तक, तो 5 साल का यहाँ पर एक ऑफ सेट नहीं है क्या, यानी आपने जहाँ तक पढ़ रखा है
मास्टर्स कर रखी है आपने, बीएड के साल हटा के आप पढ़ा क्या पा रहे हो 5 साल नीचे तक, तो जितना आपने पढ़ रखा और जितना आप पढ़ा पा रहे हो उसमें एक ऑफ सेट है 5 ईयर्स का, इजंट इट। और आपको ना हम तो क्या पढ़ाएंगे बताओ, छोटे क्लास में तो क्या पढ़ाएंगे भाई, टीजीटी, उसको मैं 10वीं क्लास तक मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ उसको मैं, 10वीं क्लास तक, छठी से लेकर 10वीं तक। उसके लिए क्या जरूरी है, क्या होनी चाहिए, बीएससी प्लस बीएड। बीएससी प्लस बीएससी में क्या हो गया आपकी 15 साल आपने पढ़ाई की है, पढ़ा क्या पा रहे हो 10वीं क्लास तक, वहां पर क्या है 5 साल का ऑफ सेट। तो पीजीटी में क्या है 7 साल का ऑफ सेट, पीजीटी में क्या है 7 साल का ऑफ सेट प्लस 2 साल की बीएड एक्स्ट्रा। टीजीटी में क्या है 5 साल का ऑफ सेट है प्लस 2 साल की बीएड। और आप लगना चाहो पीआरटी टीचर, जो प्राइमरी टीचर होते हैं 5वीं क्लास तक, वहां बताओ क्या करना पड़ता है आपको, बताओ 12वीं क्लास कम से कम क्या होनी चाहिए भाई, 12वीं आपके पास होनी चाहिए, 5वीं क्लास तो भाई पढ़ाने के लिए। और 12वीं के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन का डिप्लोमा। वो भाई अलग अलग नाम होते हैं उसके, आमतौर उसको जेबीटी बोल देते हैं। क्या जेबीटी 2 साल की मेरे ख्याल से, 3 ही कर दी अब, मैं पहले मेरे ख्याल से जेबीटी 2 साल की होया करती भाई, अब 3 मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन जेबीटी में 2 साल तो आपके लगते हैं। तो वहां पर आपने 12वीं कर रखी है, पढ़ा कौन सी क्लास तक रहे हो, 5वीं क्लास तक। तो यहां भी क्या है 7 साल का ऑफ सेट। तो आपने बात देखी, पीजीटी लेक्चरर आप लगते हो तो आपकी पढ़ाई में और आप जहां तक पढ़ाते हो 7 साल का ऑफ सेट है। टीजीटी में क्या है 5 साल का ऑफ सेट है, और पीआरटी में क्या है 7 साल का ऑफ सेट है, और प्लस में अलग से डिप्लोमे भी हैं। नहीं समझे बात, बताओ इसमें क्या है 2 साल, 2 साल की बीएड, 2 साल की बीएड और 2 साल की या 3 साल जो भी है, मतलब आपको पहले पड़ गई, जो भी 1 साल 2 साल जो भी डिप्लोमा जीबीटी का, यानी ऑफ सेट तो है ये, एक्स्ट्रा आपको एग्जाम पास करना पड़ता है। अब आप देखो नेट में फायदा क्या है, इन टीचिंग लेवल के मुकाबले यहाँ पर आपको फायदा क्या है, यहाँ पर आपको फायदा ये है कि आपने एमएससी कर रखी है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं किया, एग्जाम पास करना है नेट का, एक्स्ट्रा कोर्स तो नहीं करना, आपने एमएससी कर रखी है। नेट पास करते क्या हो गया आप, वहां पर आपने क्या करना पड़ेगा एचटेट। अरे भाई वहां पर क्या होगा, आपने क्या करना है एमएससी प्लस पीजीटी एचटेट, एमएससी प्लस सॉरी बीएससी प्लस टीजीटी एचटेट, स्टेट लेवल टेस्ट। भाई वो टेस्ट तो वहां भी होंगे, तो जो एचटेट सीटेट एग्जाम होते हैं, इजंट इट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनमें इसमें फायदा दिक्कत क्या है, वो एक डिग्री के साथ साथ वहां पर क्या होता है, आपके पास अप्रोप्रिएट एकेडमिक डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और तब भी क्या है 7 साल का ऑफ सेट, और क्या है बताओ, और बीएड जेबीटी आपको करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। यहां पर आप देखो एमएससी की नेट क्वालिफाई किया, एमएससी की वहां टेट है, यहां पर नेट है, वहां पर टेट है, यहां पर नेट है। एमएससी की नेट किया, कहां तक एलिजिबल हो गए एमएससी तक, कोई ऑफसेट कितना आया 0, नो ऑफसेट, जितना आपने पढ़ रखा है आप उसी लेवल को पढ़ाने के एलिजिबल हो। पीएचडी कंडीशन नहीं होती, पीएचडी नेसेसरी नहीं है, सिर्फ नेट क्या है नेसेसरी है। समझे बात भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी को फिलहाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीएससी एमएससी के लिए परमानेंट लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। उन्होंने कोई बीएड नहीं की, कोई जेबीटी नहीं की, सीधे एमएससी किया है, एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई किया, और भाई कई तो पीएचडी के बाद लगे, लेकिन कई तो एमएससी के बाद ही लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ कम प्रायोरिटी देती है, बिना वो तो नेट प्लस पीएचडी को प्रायोरिटी देती है, लेकिन कॉलेजेस में आप अकेले नेट के बेसिस पे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे आपको तो एक तो यहाँ पर कोई ऑफ सेट नहीं है, दूसरा एक फ़ायदा यहाँ पर और भी है एमएससी के बाद नेट करने का, जो टेट होता है इसकी एक वैलिडिटी होती है ना, 2 साल 4 साल 7 साल कर दी मेरे ख्याल से आपको भाई, है ना। जैसे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 7 साल में पोस्ट निकल गई तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से एग्जाम पास करने पड़ते हैं, सी टेट एच टेट, इजंट इट। इस एग्जाम में क्या होती है नेट की, नेट क्या रहेगा आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा।
अगर आपने 25 साल के नेट क्वालिफाई कर लिया ना, तो 80 साल की उम्र में भी आप उसके लिए उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर ये फायदा नहीं, वहाँ पर क्या है, वैलिडिटी क्या है, लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सिम है ये तो, ठीक है ना भाई। तो पहली बात कोई ऑफ सेट नहीं, वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम। और तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, बाकी टीचिंग एग्जाम्स के मुकाबले इसका और फायदा क्या है बताओ। एक फायदा ये है, वहाँ पर जो एग्जाम होता है वो एक तरह से महदूद होता है, सीमित है, बाउंड है उसी स्टेट की बाउंड्रीज तक। आप नेक्स्ट स्टेट की आप हरियाणा में अप्लाई कर सकते हो, सीटेट दिल्ली में। अब थोड़ा इन्होंने कुछ किया है भाई कि दिल्ली वाले हरियाणा में, हरियाणा वाले दिल्ली में ना, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, आर टेट वाले राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, इजंट इट। बी टेट वाले बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेट वाला क्या होता है, ये भाई इसका जो डोमेन है, ज्योग्राफिक डोमेन है, वो पूरा इंडिया है। इसके बेसिस पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप खुद सोचो, एमएससी के बाद बीएड करना ज़्यादा बेटर है कि एमएससी के बाद ये करना ज़्यादा बेटर है, नेट क्वालिफाई करना, इजंट इट। कोई ऑफ सेट नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी, और आप पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये तो हो गया इसका भाई टीचिंग का स्कोप, नेट जेआरएफ का, नेट का। फिर मैंने क्या बोला है, रिसर्च। क्या रिसर्च की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में आपको बताऊं भाई, रिसर्च जो रिसर्च डिग्री होती है ना, उनमें पहली आपकी रिसर्च की डिग्री हालांकि एक ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएचडी। उसका और भी होती है भाई, आपकी डीलिट वगैरह होती है, ठीक है बात, ओके। आपकी भी डीएससी होती है, ओके, या पोस्ट डॉक, लेकिन वो डिग्री कम होती हैं। डिग्री वो एक तरह से सर्टिफिकेट ज़्यादा होते हैं, ओके। जैसे ये पोस्ट डॉक वगैरह क्या होते हैं, आमतौर पे इनको क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट होते उसके बाद ही। लेकिन रिसर्च के फील्ड में एंट्री में पहला गेटवे कौन सा होता है, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम करती कंडक्ट, पता आपको इस चीज़ का। हर एक यूनिवर्सिटी, जैसे भाई बीएससी में दाखिले लेने के लिए आपके 12वीं के मार्क्स देखती है, एमएससी में दाखिले के लिए एंट्रेंस लेती है, तो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी क्या लेती है, वो अपना खुद का एंट्रेंस लेती है, ओके, रिसर्च में एंट्री के लिए। लेकिन अगर आपने क्या क्वालिफाई कर रखा है, नेट जेआरएफ, तो आपको वो एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती। इवन आईआईटीज में, इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट करती है आमतौर पे, ठीक है। और मान लिया वो एंट्रेंस 100 नंबर का है, कितना है, 100 मार्क्स का है। तो अगर आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई, अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो आपने एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको रहेगी इसकी एग्जेम्पशन। ये भाई गवर्नमेंट गाइडलाइन है। अगर नेट क्यों गवर्नमेंट कहती है कि नेट जेआरएफ वालों को क्या देने की जरूरत नहीं है, पीएचडी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं किसमें, पीएचडी में, ठीक है। उनके ऑलरेडी मार्क्स लग जाएंगे। तो पहले तो क्या करता हमारे टाइम पे, तो भाई जो जेआरएफ वाले थे ना, उनके एंट्रेंस में 100 में से 100 लग जाया करते, और नेट वाले के 80 लग जाया करते। कितने, जेआरएफ वाले के, आप खुद सोचो भाई, किसी एंट्रेंस में जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो अपीयरिंग वाला है वो कभी कंपीट कर पाएगा। तो अगर मान लिया 200 नंबर की मेरिट है, 100 का एंट्रेंस और 100 की बताओ क्या बना दी, अरे जो क्या बोलते हैं उसको, 100 की तो आपके एकेडमिक मेरिट, आपके जो मार्क्स होते हैं बीएससी एमएससी वगैरह उस वाले, ठीक है, मतलब उनका सारा मिला के भाई, ठीक है। लेकिन उसके अगर जिसके 100 नंबर आ रखे हैं एंट्रेंस में, सॉरी जिसके 100 में से 100 लग गए, उसको तो मेरिट में कट करना क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो इससे दिक्कत ये होती थी। तो आमतौर पर सारी यूनिवर्सिटी यही करती थी कि नेट वाले के 80 और जेआरएफ वाले के 100। लेकिन उससे दिक्कत ये हुई कि सारे के सारे तो उनका जो एंट्रेंस था ना वो इरेलेवेंट हो गया यूनिवर्सिटीज़ का, उसके बेस पे भाई कोई एडमिशन ले नहीं पाता। क्योंकि इतना एफर्ट लगा ले भाई, 100 में से मैक्सिमम करे 60 आगे 70 आगे, तो एग्जाम मुश्किल होती है उस लेवल पे जाके, ठीक है बात। तो इसलिए उन्होंने क्या, अब ये कर रखा है तकरीबन, अब आमतौर पे करते हैं कि नेट वाले के लगा देते हैं 60 के राउंड और जेआरएफ वाले लगा देते हैं 80 के राउंड। मतलब मैंने बताया अराउंड बताया है, कोई हो सकता है जेआरएफ वाले क्या बोल दे
कि जेआरएफ वाले के 75, नेट वाले के 55। नहीं समझे बात? कोई बोल देगी नेट वाले के 60, जेआरएफ वाले के 80। कोई बोल देगी जेआरएफ वाले के 90, नेट वाले के 70। नहीं समझे बात? और कोई कभी भी ऐसी है जो जेआरएफ वाले के 100, नेट वाले के 80, इसके राउंड लगा देती है। तो ये इन्होंने इसलिए कम कर दिया ताकि वही थोड़ा बहुत चांस एडमिशन है किसको भी रहे, एंट्रेंस वालों को भी। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए लेने के लिए भाई इसका फायदा है कि नहीं है? नेट जेआरएफ का फायदा है कि नहीं भाई? बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखियो एग्जाम्पशन दोनों को होती है पीएचडी में एंट्रेंस की। एग्जाम्पशन दोनों को, नेट वाले को भी और जेआरएफ वाले को भी है। लेकिन जेआरएफ वाले को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जेम्प्ट होने के बाद। नेट वाले की मेरिट क्या रहेगी? कम रहेगी। एक तो ये फायदा भाई, एक तो ये डिफरेंस इनके अंदर। दूसरा मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप जेआरएफ आपका हो रखा है और आपने एडमिशन ले लिया कहां पर, अगर आप सिर्फ नेट के बेस पे एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। 5 साल की आपकी पीएचडी है, तो उस दौरान जो भी आपका खर्चा आएगा ना भाई, वो सारे खर्चे आपने खुद अपनी जेब से पे करने हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने जेआरएफ के बेस पे एडमिशन ले लिया, अगर आपका भैया आपकी अच्छी रैंक आ रखी है एग्जाम में और आपका क्या हो गया जेआरएफ, तो आपको गवर्नमेंट ड्यूरिंग पीएचडी क्या देती है? फेलोशिप। हमारे टाइम पे भाई जो फेलोशिप थी ना, पहले 2 साल तो क्या होती है, पहले 2 साल माना जाएगा जेआरएफ, और बाद के 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है। खास कंडीशन में इसको 1 साल और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या मिलेगा आपको? 2 साल जेआरएफ, 2 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाओगे एसआरएफ के अंदर, उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। हमारे टाइम पे जेआरएफ हमारा भाई 25,000 हुआ करता और एसआरएफ हमारा हुआ करता 28,000, यानी कि जो मुझे फेलोशिप मिलती थी भाई ड्यूरिंग नेट जेआरएफ। लेकिन ये तो बेसिक था, इसके ऊपर फिर नहीं एचआरए वगैरह लगते हैं क्या? एचआरए लग गया, मेडिकल अलाउंस होता है भाई, ठीक है, और एक कंटीजेंसी ग्रांट होती है। तो वो सारा मिला जुला के मतलब हमको ये मानो ऑन एन एवरेज 5 साल तक मुझे मिलते थे तकरीबन 32,000 के आसपास। तो आप सोचो 32,000 के आसपास गवर्नमेंट आपको हर महीने दे रही है, वो 5 साल तक। तो गवर्नमेंट वही पागल नहीं है कि आपको पढ़ने के पैसे दे रही हो 5 साल तक, इजंट इट? वो आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट ये पैसे क्यों देती है। ओके, फिलहाल एक बारी मैं आपको भाई ये बताता हूँ कि जो स्टाइफंड अब कितना कर रखा है। अब बताओ कितना कर रखा है ये? अब 31,000 तो क्या बताओ स्टाइफंड भाई, ठीक है, यानी कि पहले 2 साल क्या मिलेंगे आपको? 31,000 पर मंथ, और बाद के 3 साल क्या मिलेंगे आपको? 35,000 पर मंथ। यानी 31,000 पर मंथ तो पहले 2 साल मिलेंगे आपको, और 35,000 क्या मिलेंगे आपको पर मंथ बाद के 3 साल, और 20,000 आपको हर साल मिलते हैं एक्स्ट्रा। इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी ग्रांट। क्या बोलते हैं इसको? जो ये पैसे मिलते हैं ना आपको 31,000 और 35,000 पर मंथ, इनको आप कहीं खर्च करो, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी नहीं कि आपने कहां पर खर्च किए। ये वजीफा आपको मिलेगा, आप चाहे इनसे बुलेट ले आओ, स्कूटी ले आओ, इनसे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट इनका आपसे हिसाब नहीं मांगेगी। लेकिन जो 20,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट देगी ना, ये मंथली मिलेंगे, ये तो मंथली होंगे। ये क्या मिलेंगे आपको साल में सिर्फ एक बार? इसको बोलते हैं कंटीजेंसी ग्रांट। ये जो फेलोशिप होएगी, ये आपकी जहां से आप पीएचडी कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी से, उनके अकाउंट में आएंगे, समझे बात? और वहां से आप इनको पता कैसे ले सकते हो? अपने बिल दिखा के। आप ये जो आपके ड्यूरिंग रिसर्च आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो खर्चे आप करते हो ड्यूरिंग रिसर्च, उनके बिल दिखा के आप इनमें से पैसे ले सकते हो। तो 5 साल आपने पीएचडी की, तो 1 लाख रुपए क्या होगी आपकी कॉन्टीजेंसी ग्रांट। ओके, तो 31,000 पर मंथ पहले 2 साल, 35,000 पर मंथ बाद के 3 साल। इन्हें कहीं खर्च करो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपका जो भी बनता है भाई 20 लाख के राउंड, जो ये 20 लाख के राउंड आपके क्या बन जाएंगे? रुपए बन जाएंगे। 18-20 लाख के राउंड आपके पैसे बन जाएंगे भैया। इसे आप कैसे ही खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आपको बिल दिखाने पड़ेंगे
टोटल कितना है, 1 लाख है ना आपका। तो इसमें क्या होता है, मान लिया आपने कहीं से आप पीएचडी कर रहे हो और कोई केमिकल आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं हो, आपने केमिकल कहीं बाहर से परचेज कर लिया, तो उसका बिल दिखाओगे आप, तो इस 20,000 में से 1 लाख ओवरऑल मिला के 5 साल की, उसमें से कट हो जाएगा आपका। नहीं समझे बात आपने कोई, मेरे ख्याल से अब तो लैपटॉप भी शामिल कर रखा है, क्योंकि पीएचडी के लिए आपको लैपटॉप चाहिए होता है। ठीक है, आप लैपटॉप का बिल मेरे ख्याल से भी लगा सकते हो इसके अंदर, समझे बात। या जो कंज्यूमेबल आइटम जो आप, या फिर मान लिया भाई आप ये कार्ट्रिज वगैरह होती है प्रिंटर की, आपको भाई कि मैं पीएचडी करने के दौरान मुझे जो रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, क्या पेपर्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, मतलब आप इसमें से रिसर्च से रिलेटेड आपको जस्ट ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो एक्सपेंस है, मेरा पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, ये मैंने किया है रिसर्च करने के लिए। आपको मैंने भाई कागज खरीदे हैं रिसर्च के लिए, थीसिस के मैंने प्रिंट निकालने थे, उसके लिए मैंने भाई कागज खरीदे हैं, तो वो उसके बिल आप यहाँ पर लगा सकते हो। या आपको हो गया भाई हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी यूनिवर्सिटी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, या एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर नहीं था, तो मैंने अपने जो कंपाउंड बनाए थे उनके XRD करवाने या सैम करवाने में फलां यूनिवर्सिटी में गया था, और वहाँ पर मेरे इतने पैसे लग गए, मेरे भाई वहाँ पर 10,000 रुपये लग गए, तो 10,000 रुपये आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, समझे बात। तो इसमें ये जो रुपये होते हैं इनका आपको और ध्यान रखियो, अगर मान लिया इन टोटल रुपये कितने 1 लाख हैं ये, तो अगर मान लिया आपने खर्च किया, आपके रिसर्च पे खर्चा आया 80,000, इवन आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हो ना, मान लिया IIT दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस है और आप PhD कर रहे हो भाई GJU हिसार से, तो आप हिसार से अगर कहाँ गए IIT दिल्ली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो आप जो बस की टिकट होती है वो दिखा के उसके पैसे भी यहाँ से ले सकते हो। मतलब सिंपल बात आपको पहले पड़ गई, आपने जस्ट ये प्रूव करना है कि जो ये बिल है ना, जो ये एक्सपेंस है, ये रिसर्च रिलेटेड है, वो यहाँ से क्लेम हो जाएगा। हाँ, जितने पैसे फिर आपके मान लिया 5 साल में आपका खर्चा है 80,000 रिसर्च के ऊपर, ठीक है, तो 20,000 रुपये इसमें मान लिया आपका 85,000 आपका खर्चा आ गया, सारे बिल आप कितने बने 85,000, तो 15,000 रुपये वापस कहाँ चले जाएंगे CSIR के अकाउंट में, क्योंकि आपने वो खर्च नहीं किया, तो इनके ऊपर आपका जोर नहीं है। बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो आप खुद सोचो भाई, अच्छा ये तो है ही है रुपए, भाई थोड़ा हाँ मनी की बात भी होनी चाहिए ना यहाँ पर, आपको पता लगे इसका फायदा क्या है। यही नहीं, इसके अलावा HRA भी होता है 10%, कितना होता है, अगर मैं 33,000 और 35,000 का मैं थोड़ा एवरेज सा मान लेता हूँ भाई, मैं इसको बोल देता हूँ 34,000, मैं क्या बोलता उसको भाई, मैं मानता हूँ 34, मान लो 33,000 की आपकी फेलोशिप मान लो आप, ओवरऑल एवरेज मान लो, अरे 5 सालों की एवरेज क्या मान लो, 33,000 मान लो आप, तो 10% क्या मिलेगा आपको HRA। वो भाई स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कई महंगे स्टेट, कई क्या है सस्ते स्टेट। हरियाणा में 10% है, यानी अगर आप 2 साल आप जब PhD करोगे और आपने शो कर दिया भाई कि आप हॉस्टल की आप कहीं भाई रूम लेके रह रहे हो, तो आपने जो रेंट एग्रीमेंट होता है ना वो लगा दिया, तो 3100 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे HRA के, यानी आपको वास्तव में 31,000 नहीं 31,000 प्लस 31, तो 3100 यानी तकरीबन आपको 34,000 रुपये मिलेंगे, नहीं समझे बात। और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको 35,000 प्लस 3,500, यानी यहाँ पर आपको तकरीबन 38-39,000 रुपये आपको मिलेंगे हर महीने के। और भी इसमें पैसे होते हैं, हमारे टाइम पे और भी आया करते भाई HRA के अलावा, हमारे टाइम पे भाई 500 रुपये हर महीने MA के भी आया करते, मेडिकल अलाउंस। लेकिन अब मैं आपको बताऊं भाई, मेरे ख्याल से मेडिकल अलाउंस सब बंद कर दिया है, अब सिर्फ क्या मिलेगा आपको HRA, नहीं समझे बात। अच्छा एक बात और, HRA भाई दिल्ली में मेरे ख्याल से 30% है, कितना 30%, यानी वहां पर अगर आपकी फेलोशिप क्या है 35,000, कितने, तो वहां पर आपको 35,000 का 30% लगा लो आप, यानी 3,500 नहीं 3,500 का भी 3 गुना, नहीं समझे बात भाई, यानी कि आपके क्या हो गए 10,500। अरे बोलो भाई 3,500 का भी 3 गुना, यानी कि वहां पर आपको भाई 10,000 रुपये ग्राउंड आपको क्या मिलेगा, यानी वहां पर देखो 35,000 प्लस 10,000
45,000 हो गया। तो आप खुद सोचो भाई, नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ आपको भाई वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा आपका एचआरए। तो आप कह सकते हो कि आप, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम एचआरए आपको 30% तक ही मिलता है। तो आपकी जो फेलोशिप होती है ना एचआरए वगैरह मिला के, वो मानो वो आपकी तकरीबन 35,000 से लेके और 45,000 की रेंज में पड़ेगी। तो अगर मैं 40,000 मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज, समझे बात, तो एक साल में क्या हो गए 12 चौक 48, यानी 5 लाख रुपए हो गए आपके एक साल जो गवर्नमेंट आपको पढ़ने की देगी। तो 5 साल कितने हो गए आपके 25 लाख, यानी 25 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको सिर्फ पढ़ने के देगी कि भाई आप पढ़ो और रिसर्च करो। उसकी वजह क्या होती है कि गवर्नमेंट को चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई किसी भी देश को ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, वो मतलब यूजफुल हो, स्किलफुल हो। ठीक है बात। अब आप बताओ, ये कोविड आया था तो आपको पता होगा ना, एक यूनिवर्सिटी थी जो कैम्ब्रिज थी, उन्होंने इसका तोड़ निकाला था, जो एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन थी, हो इजंट इट। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे होते, और क्या पता भाई हमारा कोई रिसर्चर इसका जो वैक्सीन वो खोज लेता। नहीं मतलब आपको पल्ले पड़ी, या मान लिया गवर्नमेंट भाई बुलेट प्रूफ जैकेट कहीं बाहर से इंपोर्ट कर दिया और कोई रिसर्च स्कॉलर इंडिया के अंदर कोई सस्ता और मजबूत बुलेट प्रूफ मटेरियल खोज दे, तो क्या हमको हमारा इंपोर्ट कम नहीं हो जाएगा भाई बाहर से? अरे बोलो, फिर उसको हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते भाई, हमारी आर्मी को उससे सपोर्ट होएगा। या जो हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या चाहिए हमको? रिसर्चर्स। अदरवाइज गवर्नमेंट से एक पैसा निकालना आसान नहीं है। गवर्नमेंट किसी कोई खोटा पैसा पे नहीं करती, गवर्नमेंट सिर्फ तब पे करती है जिसे खुद फायदा होता हो। तो जो आप रिसर्च करते हो उसके कमर्शियल रेट किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास। नहीं मतलब आपको पहले पढ़े। तो भाई रिसर्च में एंट्री क्या चाहिए आपको? जेआरएफ आपको करना पड़ेगा ना। तो बिना नेट, तो अकेले नेट के बेसिस पे भी और जेआरएफ के बेसिस पे भी आप किस में एंट्री कर सकते हो? रिसर्च के फील्ड में। ठीक है, विद या विदाउट फेलोशिप। अच्छा मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको फर्दर जाना हो ना भाई, उसके बाद एक होता है पोस्ट डॉक। क्या होता है? पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। वो और भी ज़्यादा होती है। वो अगर आप फॉरेन से करते हो पोस्ट डॉक तो आपको 2-3 लाख रुपये पर मंथ मिल जाते हैं। समझे बात? इंडिया में जो पोस्ट डॉक होती है वो मिलती है 55,000। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? पीएचडी। बिना पीएचडी आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इजंट इट? तो आपने देख लिया भाई कि हमको पहले यानी कि कंडीशन ही क्या है? पीएचडी। और पीएचडी में जाने के लिए क्या आपको? नेट जेआरएफ। ओके। और तीसरा फायदा क्या आपका भाई? इंडस्ट्रीज। आपको इंडस्ट्रीज में तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता होगा। होता है भाई, बहुत सारी जो कंपनीज हैं जब आप उनमें एडमिशन लेते, सॉरी बहुत सारी जो कंपनीज आप खुद सोचो, कोई कंपनी सेलेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, तो हालांकि कोई कंडीशन नहीं होती उनकी ज़रूरी, लेकिन एक तो कैंडिडेट कौन सा हो? सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री, और एक क्या हो? एमएससी केमिस्ट्री प्लस नेट क्वालिफाइड हो। तो कंपनी को पता नहीं होगा कि इसने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को पास कर रखा है, नेट को, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। तो ऑटोमेटिकली सीवी किसका स्ट्रांग होएगा? जो एमएससी प्लस नेट है। इजंट इट? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एमएससी प्लस नेट प्लस पीएचडी को, उससे कम प्रायोरिटी एमएससी प्लस नेट को, और सबसे कम प्रायोरिटी एमएससी को। ठीक है, तो टीचिंग हो, रिसर्च हो या इंडस्ट्रीज हो, इस एग्ज़ाम का हर जगह आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इजंट इट?